गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने डार्क रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया था। पिछले लेक्चर के दौरान हमने CM साइकिल को डिस्कस किया था और उसके पहले हमने C4 साइकिल, C3 साइकिल, डार्क रिएक्शन की विस्तार से स्टडी की थी। आज हम पढ़ेंगे फोटो रेस्पायरेशन या प्रकाश शोषण। तो जो प्रकाश शोषण होता है ये क्या होता है, कैसे होता है, प्लांट में कब संपन्न होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी को पता होगा जो विभिन्न ऑर्गेनिज्म है या प्लांट की ही बात कर लें तो प्लांट में क्या होता है 24 आवर नॉर्मल रेस्पायरेशन होता रहता है और उस दौरान वह क्या करता है ऑक्सीजन का अपटेक करता है और CO2 का निष्कासन करता है। ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और CO2 को निष्कासित करेगा और ऑक्सीजन को ग्रहण करके वह क्या बनाता है वो ATP का उत्पादन करता है। किसके द्वारा? ग्लूकोज का विखंडन करके ATP बनाता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो विभिन्न ऑर्गेनिज्म है उनमें जो नॉर्मल रेस्पायरेशन होता है, नॉर्मल रेस्पायरेशन या सामान्य श्वसन होता है, वह 24 आवर या 24 घंटे चलने वाली सामान्य प्रक्रिया है और इस दौरान वह क्या करता है ऑक्सीजन का अपटेक करता है और ऑक्सीजन के अपटेक के फलस्वरूप क्या करवाता है ग्लूकोज का विखंडन या ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाता है, जिसके कारण क्या मिलती है ATP बनती है। मतलब नॉर्मल रेस्पायरेशन 24 घंटे होने वाली प्रक्रिया है जिसके दौरान ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है और इस दौरान ATP या ऊर्जा का फॉर्मेशन होता रहता है। परंतु जब विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने आधुनिक एक्सपेरिमेंट किए तो उस दौरान पाया कि पादप के जो प्रकाश संश्लेषित भाग होते हैं, पादप के जो प्रकाश संश्लेषित भाग होते हैं उनमें दिन के समय होने वाला जो रेस्पायरेशन होता है उसकी दर रात में होने वाले रेस्पायरेशन की दर से 3 से 4 गुना टाइम ज्यादा होती है। दिन में या डे टाइम जो रेस्पायरेशन हो रहा है उसकी जो रेट है वह रात में होने वाले या नाइट टाइम में होने वाले रेस्पायरेशन की दर से 3 से 4 गुना क्या होगी अधिक होगी। उस दौरान इन वैज्ञानिकों ने देखा था कि रात के समय क्या मुक्त होती है रेस्पायरेशन के दौरान CO2 का अपटेक किया जाता है, CO2 का निष्कासित किया जाता है। उस दौरान तो CO2 कम मात्रा में निकलती है परंतु दिन के समय CO2 की जो मात्रा है वो 3 से 4 गुना ज्यादा हो रही है। मतलब CO2 की मात्रा ज्यादा निकल रही है तो मतलब रेस्पायरेशन भी कैसा हो रहा होगा ज्यादा हो रहा होगा और जिस दौरान हो रहा है डे टाइम में हो रहा है और दिन के समय में क्या होती है लाइट उपस्थित होती है। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि लाइट की उपस्थिति में होने वाला रेस्पायरेशन क्या कहलाता है फोटो रेस्पायरेशन कहलाता है। और इस दौरान क्या होता है क्या होगा इस दौरान जो सामान्य शोषण होता है उसी के समान यहाँ पर भी O2 का अपटेक या O2 को लिया जाएगा और CO2 को क्या किया जाएगा निष्कासित किया जाएगा। मतलब इस रेस्पायरेशन में भी क्या किया जाएगा O2 को अपटेक या O2 को ग्रहण किया जाएगा और CO2 को यहाँ से निष्कासित किया जाएगा। और किसकी उपस्थिति में हो रहा है ये लाइट की उपस्थिति में, क्योंकि दिन के समय हो रहा है इसी कारण से फोटो रेस्पायरेशन भी कहा जाता है। अब जो ये फोटो रेस्पायरेशन जो फोटो रेस्पायरेशन जो टर्म थी ये दी थी प्रोटोकॉल नामक साइंटिस्ट के द्वारा। प्रोटोकॉल वैज्ञानिक के द्वारा फोटो रेस्पायरेशन टर्म का उपयोग किया गया
और उन्होंने भी ये टर्म क्योंकि प्लांट फोटो रेस्पिरेशन के दौरान क्या अपटेक कर रहा था, ऑक्सीजन का अपटेक या ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा था और CO2 को निष्कासित कर रहा था। तो ऑक्सीजन के अपटेक तथा CO2 के एग्जिट के लिए इन्होंने फोटो रेस्पिरेशन टर्म का उपयोग किया गया, क्योंकि इस प्रकार का रेस्पिरेशन लाइट की उपस्थिति में या प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है। इसी कारण इस प्रकार के श्वसन को इन्होंने फोटो रेस्पिरेशन नाम दिया गया। अब इसी से जुड़ा हम एक इफेक्ट देखते हैं। वह कौन सा इफेक्ट है? बार-बार इफेक्ट। बार-बार इफेक्ट। तो जो वारबर्ग नामक जो साइंटिस्ट था, इन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि O2 की उच्च सांद्रता पर, O2 की हाई कंसंट्रेशन पर पादप की जो प्रकाश संश्लेषण की दर है उसमें कमी आ जाती है। जब कोशिका में क्या होगा, ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा होगी, उस दौरान क्या होगा, पादप की जो प्रकाश संश्लेषण की दर है, प्रकाश संश्लेषण की जो दर है उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसी कारण O2 की सांद्रता का प्रकाश संश्लेषण पर पड़ने वाला प्रभाव क्या कहलाता है? वारबर्ग इफेक्ट कहलाता है। तो वारबर्ग नामक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान बताया कि ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता में या कोशिका में जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है या उसकी सांद्रता बढ़ जाती है तो उस दौरान क्या हो जाता है, पादप की प्रकाश संश्लेषण की जो रेट है या फोटोसिंथेटिक जो रेट है उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और इस कमी पर ऑक्सीजन का जो प्रभाव हो रहा है उसे क्या कहा जाता है, वारबर्ग इफेक्ट कहा जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रुबिस्को एंजाइम होता है, रुबिस्को एंजाइम पढ़ा था हमने इसी साइकिल के अंतर्गत, क्या करता है, यह CO2 को फिक्स करने का कार्य करता है या CO2 का अपचयन करने का कार्य करता है और CO2 को अपचयन करके किसके रूप में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज या हेक्सोज के रूप में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर जो ये रुबिस्को एंजाइम है ये दो एक्टिविटीज होती है इसकी, एक तो ऑक्सीजनेज, एक होती है इसकी कार्बोक्सिलेज। जब कोशिका के अंदर या एनवायरनमेंट में अगर CO2 की सांद्रता ज्यादा हो तो उस दौरान तो ये कार्बोक्सिलेशन या कार्बोक्सिलेज की भांति कार्य करता है। तो इसको की क्या है, दो एक्टिविटीज ये या दो गतिविधियां ये शो करता है, एक तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटीज, एक ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। कोशिका में जब CO2 की मात्रा या CO2 की सांद्रता ज्यादा हो तो उस दौरान ये कार्बोक्सिलेज की भांति कार्य करेगा तथा CO2 को फिक्स करके और इसका अपचयन करके ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करने का कार्य करेगा। परंतु अगर कोशिका के अंदर क्या हो जाए, ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा हो जाए, इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो जाए तो उस दौरान ये क्या कार्य करेगा, ऑक्सीजनेज की भांति कार्य करेगा तथा CO2 के बजाय ये किसको जोड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ने का कार्य करता है। किससे, आरयूबीपी से, राइबोज 1,2 डाइफॉस्फेट का। पहले तो ये किसको जोड़ रहा था, इसके CO2 को जोड़ रहा था, परंतु जब ऑक्सीजनेज की बात कार्य करेगा तो ये किसको जोड़ेगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा और इसका क्या करवा देगा, ऑक्सीकरण करवा देगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, CO2 का जो फिक्सेशन हो रहा है या जो हेक्सोज का जो निर्माण हो रहा है वो बंद हो जाएगा, मतलब प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आ जाएगी। और प्रकाश संश्लेषण की दर में जो कमी आ रही है किसकी वजह से आ रही है, ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता की वजह से आ रही है। इसी कारण इसे वारबर्ग इफेक्ट कहा जाता है क्योंकि वारबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसे खोजा था। अब वारबर्ग के बाद दो और वैज्ञानिक आए और उन वैज्ञानिकों का नाम है अब्रागैन एंड बोह्म।
ऑर्गेन एंड बोस। ये जो दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बारबर इफेक्ट की सत्यता को प्रमाणित किया। मतलब बारबर्ग ने ऐसा क्यों कहा कि ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी सत्यता को प्रमाणित करने का जो कार्य किया था वो ऑर्गन एंड बोग नामक वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। इन्होंने बताया था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो रुबिस्को एंजाइम है वह किसकी भांति कार्य करेगा, ऑक्सीजनेज की भांति कार्य करेगा। और ऑक्सीजनेज की भांति कार्य करेगा तो ये क्या करवाएगा, जो RuBP है उसका ऑक्सीकरण करवाएगा, जिसके कारण CO2 का फिक्सेशन बंद हो जाएगा। मतलब हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि जो रुबिस्को एंजाइम है ये द्वैत प्रकृति का एंजाइम है, द्वैत प्रकृति का एंजाइम है। ये दोनों ही प्रकार के गैसों से जुड़ सकता है, एक तो ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, एक CO2 से भी जुड़ सकता है। ऑक्सीजन से जुड़ने के बाद भी इसके पास साइट उपस्थित है और CO2 को जोड़ने के लिए भी इसके पास साइट उपस्थित है। परंतु एनवायरनमेंट में या कोशिका के अंदर जिसकी सांद्रता ज्यादा होती है वही इससे जुड़ने का कार्य करता है। इसी कारण इस एंजाइम को क्या कहा जाता है, द्वैत प्रकृति का या ड्यूअल नेचर का एंजाइम कहा जाता है। मतलब इस एंजाइम की द्वैत प्रकृति है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है और CO2 है उनके मध्य क्या चलता है, कॉम्पिटिशन चलता है, किससे जुड़ने के लिए, रुबिस्को से जुड़ने के लिए। इसी कारण इस एंजाइम को ड्यूअल नेचर या द्वैत प्रकृति का एंजाइम भी कहा जाता है। और जब ऑक्सीजन इससे जुड़ेगी रुबिस्को से उस दौरान CO2 का फिक्सेशन बंद हो जाएगा, मतलब प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आ जाती है। अब फोटो रेस्पायरेशन के अंतर्गत क्या करेगा, अगर फोटो रेस्पायरेशन होगा तो रुबिस्को एंजाइम किसकी बात कार्य करेगा, ऑक्सीजनेज की बात कार्य करेगा। और ऑक्सीजनेज की बात कार्य करेगा तो ये क्या करवाएगा, जो RuBP है इसका क्या करवाएगा, ऑक्सीकरण करवाएगा, जिसके कारण क्या बनेगा, एक तो 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलिक जो एसिड होता है वह बनता है और साथ में ही 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है। अगर मान लिया जाए कि जो रुबिस्को है ये ऑक्सीजनेज के बातें कार्य न करके किसकी बातें कार्य करता, कार्बोक्सिलेज की बातें कार्य करता। तो ये क्या करता है, यहाँ पर RuBP से किसको जोड़ने का कार्य करता, CO2 को जोड़ने का कार्य करता। और यहाँ पर क्या बनाता है, यह 6 कार्बन वाला अनस्टेबल कंपाउंड बनाता जो टूटकर 1 कार्बन वाले दो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाती है। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रुबिस्को एंजाइम है वो ऑक्सीजनेज के बाद कार्य कर रहा है, इस कारण ये इसका नियंत्रण करवा के फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड का निर्माण कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनना चाहिए था वह नहीं बन पाता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आ जाती है, किसके फलस्वरूप, फोटो रेस्पायरेशन के फलस्वरूप या रुबिस्को के ऑक्सीजनेट होने के कारण, या हेक्सोज का निर्माण धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अब जो ये प्लांट्स में फोटो रेस्पायरेशन हो रहा है ये चलता कहाँ पर है, तो ये पादप में पादप की कोशिका के 3 कोशिकांगों में चलता है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्लोरोप्लास्ट और एक प्रोक्सीसोम। तो 3 कोशिकांगों के अंदर
फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। पहला जो कोशिकांग है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, RUBP है, इसका ऑक्सीडेशन होगा जिसके कारण क्या होगा, फोस्फोग्लाइकोलिक एसिड बनेगा और साथ में ही फोस्फोग्लिसरिक एसिड भी बनेगा। फिर वो फोस्फोग्लाइकोलिक एसिड फोस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में अपना एक फोस्फेट समूह रिलीज करेगा, डीफॉस्फोराइलेज एंजाइम को कहते हैं, जिसके कारण वह ग्लाइकोलिक एसिड में चेंज हो जाता है। और जो ग्लाइकोलिक एसिड होगा वो कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का होता है। इसी कारण इस साइकिल को C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहा जाता है। और ये फोटो रेस्पिरेशन किस दौरान हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हो रहा है। इसी कारण इसे प्रकाश संश्लेषण कार्बन ऑक्सीडेशन चक्र भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या कर रहे हैं हम, जो हमारा रुबिस्को है या RUBP है या जो ग्लाइकोलिक एसिड है या ग्लाइकोलेट है, उसका क्या कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करेंगे यहाँ पर। इसी कारण इसे प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश शोषणी कार्बन ऑक्सीकरण चक्र भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हमने क्या बना लिया था, ग्लाइकोलिक एसिड बना लिया था, किसके अंदर, सर्वप्रथम क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता है। फिर वो ग्लाइकोलिक एसिड कहाँ पर जाता है, पेरोक्सोसोम में जाता है। फिर पेरोक्सोसोम में जाने के पश्चात उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन या उससे जो ग्लाइकोलिक एसिड था उससे ग्लाइऑक्जेलिक एसिड बनता है, ग्लाइऑक्जेलिक एसिड बनता है। ग्लाइऑक्जेलिक एसिड से फिर बनता है एक अमीनो अम्ल जिसका नाम है ग्लाइसिन। मतलब इसमें ट्रांसएमिनेशन की प्रोसेस होगी जिससे ग्लाइसिन अमीनो अम्ल बनेगा। मतलब इससे ग्लाइऑक्जेलिक एसिड से एक एमिनो ग्रुप जुड़ जाएगा। अल्फा कीटोन्यूक्लियोटाइड या किसी भी अमीनो अम्ल का एक एमिनो ग्रुप आकर जुड़ेगा जिसके कारण ग्लाइसिन बनेगा। ग्लाइसिन के जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लाइसिन फिर कहां पर चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, जहां पर ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक सीधी नामक अमीनो अम्ल का निर्माण कर देंगे और इस दौरान CO2 क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। मतलब ऑक्सीजन का भी क्या कर रहे हैं, अपने कर रहे हैं, यहाँ पर CO2 को निष्कासित कर रहे हैं। इसी कारण इसे प्रकाश शोषण या फोटो रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, विद हेल्प ऑफ लाइट की उपस्थिति में। अब जो सिरिंज है, यह सिरिंज वापस से पेरोक्सोसोम के अंदर चला जाएगा, जहां पर ये ग्लिसरेट में चेंज हो जाएगा। फिर ग्लिसरेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाएगा। मतलब जो सिरिंज है यहाँ पर हाइड्रोक्सी कोऑर्डिनेट के अंदर चेंज हो जाएगा, जिसके अंदर पेरोक्सोसोम के अंदर फिर हाइड्रोक्सी ग्लिसरेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ग्लिसरेट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर CO2 के एक संख्या में हानि हो जाएगी। तो जो फोटो रेस्पिरेशन है यह एक हानिकारक प्रक्रिया है, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, ATP का निर्माण हो रहा है, परंतु यहाँ पर ATP का निर्माण नहीं होगा बल्कि ATP खर्च होते हैं। और ATP कब खर्च होंगे, जब यहाँ पर ग्लिसरेट बनेगा। ग्लिसरेट को जब फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज करेंगे तो वहाँ पर ATP खर्च होंगे। तो ये एक हानिकारक प्रक्रिया है। अब इसकी हम मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। तो मैकेनिज्म टॉपिक डालिए आप, फिर मैकेनिज्म को देखेंगे भाई कौन कौन से प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट के प्रोडक्ट इसमें हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश शोषण के मैकेनिज्म की बात करें तो जो यह प्रकाश शोषण होता है या फोटो रेस्पिरेशन होता है, ये 3 कोशिकांगों में संपन्न होता है या 3 कोशिकांगों के अंदर संचालित होता है। मतलब 3 कोशिकांगीय अभिक्रिया होती है फोटो रेस्पिरेशन की। किन किन में होगी, एक तो क्लोरोप्लास्ट में होगी, एक पेरोक्सोसोम में होगी और एक माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। तीनों ही कोशिकांगों में सम्मिलित रूप से यह संचालित होगा। इस दौरान क्या होगा, जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में मौजूद जो राइबोज 1,5 बाइफॉस्फेट होता है, वह क्या करता है, जब ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो जाती है, O2 की कंसंट्रेशन अधिक, तापमान अधिक, प्रकाश कैसा होगा, अधिक होगा और CO2 की सांद्रता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तब यहाँ का जो रुबिस्को एंजाइम है या RUBP एंजाइम है
वह कार्बोक्सिलेशन की बातें कार्य न करके किसकी बातें कार्य करेगा, ऑक्सीजनेज की बातें कार्य करेगा तथा राइबोज 1,5-डाइफॉस्फेट का क्या करवा देगा, ऑक्सीकरण करवा देगा, जिसके कारण जो आरयूपीपी है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक तो 2 कार्बन के फोस्फोग्लाइकोलेट में या फोस्फोग्लाइकोलिक एसिड में, और 3 कार्बन का क्या हो जाएगा साथ में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेंडियाइड का यहाँ पर निर्माण कर देगा। अब जो ये फोस्फोग्लाइकोलेट या फोस्फोग्लाइकोलिक एसिड बना है, ये इसका क्या होगा, इससे एक फॉस्फेट अणु रिलीज हो जाएगा, मतलब डीफॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ से एक फॉस्फेट अणु हट जाएगा, जिससे क्या होगा, वो फोस्फोग्लाइकोलेट था और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी ही प्रोसेस कहाँ पर चल रही है अभी तक, हरित लवक के स्ट्रोमा में या क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पोर्शन में क्या बन चुका है, 2 कार्बन का ग्लाइकोलेट बन चुका है। अब ये ग्लाइकोलेट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा से प्रोक्सीसोम के अंदर एंटर कर जाता है। पहले कहाँ था, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, ग्लाइकोलेट बनते ही वह प्रोक्सीसोम में आ जाता है। अब इस ग्लाइकोलेट का प्रोक्सीसोम में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण की उपस्थिति में क्या होगा, जो ग्लाइकोलेट था ये ग्लाइकोजेनिक एसिड में रूपांतरित हो जाता है, और साथ में क्या बनता है, H2O2 या हाइड्रोजन ऑक्साइड का भी निर्माण होता है। कौन कौन से कंपाउंड बने ग्लाइकोलेट के ऑक्सीकरण से, एक तो ग्लाइकोजेनिक एसिड या ग्लाइकोजेलेट, और साथ में H2O2 हाइड्रोजन ऑक्साइड। और आप सभी को पता है जो H2O2 होता है ये काफी विषैला पदार्थ है, और प्रोक्सीसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कैटालेज एंजाइम पाया जाता है, जो इस H2O2 को किसमें कन्वर्ट कर देता है, वाटर में तथा ऑक्सीजन में रूपांतरित कर देता है। H2O2 बनते ही इसे H2O में और ऑक्सीजन के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब जो ये ग्लाइकोजेनिक एसिड है इसका क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसएमिनेशन होता है, मतलब जो ग्लाइकोजेनिक एसिड है इसका ट्रांसएमिनेशन मतलब एक अमोनिया ग्रुप जोड़ देंगे, जिसके कारण जो ग्लाइकोजेनिक एसिड था ये किसमें रूपांतरित हो जाएगा, एमिनो एसिड के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। और इसमें जो रिएक्शन संपन्न होगी, जैसे ये ग्लाइकोजेलेट या ग्लाइकोजेनिक एसिड जो आयनोनिक फॉर्म में कह कहेंगे हम इसे ग्लाइकोजेलेट, ये ग्लूटामेट जो अमीनो अम्ल होता है उसके साथ रिएक्ट करता है, किसकी उपस्थिति में, ट्रांसएमिनेज एंजाइम की उपस्थिति में या एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में, ट्रांसएमिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, जिसके कारण जो ग्लाइकोजेलेट है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में क्या बनाया जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। मतलब जो ग्लूटामेट जो एमिनो अम्ल था इसने अपना जो अमोनिया ग्रुप था वो किसको दे दिया, ग्लाइकोजेलेट को दे दिया, जिसके कारण जो ग्लाइकोजेलेट था वो तो ग्लाइसिन में चेंज हो गया, और ग्लूटामेट से जैसे ही अमोनिया ग्रुप हटा ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में चेंज हो गया। और आप सभी को पता होगा जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है ये क्रेब्स साइकिल का, श्वसन की जो क्रेब्स साइकिल होती है उसका एक इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट होता है, मतलब जो क्रेब्स साइकिल से जुड़ा हुआ, क्रेब्स साइकिल से इस साइकिल को हम यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। और फिर जब ग्लाइक अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड किसी अन्य एमिनो एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूटामेट्स में या अमीनो अम्ल बना देगा। तो ये प्रोसेस चलती रहती है बॉडी की सेल्स के अंदर। अब यहाँ पर क्या बना दिया हमने, एमिनो अम्ल ग्लाइसिन बना दिया, इसकी उपस्थिति में ट्रांसएमिनेज एंजाइम की उपस्थिति मतलब ट्रांसएमिनेशन करवा दिया यहाँ पर,
और ग्लाइसिन बन गया। अब ग्लाइसिन जैसे ही बनता है ये कहाँ पर स्थानांतरित हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद ग्लाइसिन के जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह आपस में मिलकर एक सीरीज एमिनो अम्ल का निर्माण कर देते हैं, जो कि कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। ग्लाइसिन यहाँ पर कितने कार्बन का था, 2 कार्बन का था। इसके 2 अणु मिलेंगे और क्या बनाएंगे, एक सीरीन का अणु बना देंगे, मतलब एक सीरीन एमिनो अम्ल बना देंगे जो कि 3 कार्बन का है। और एक कार्बन यहाँ पर किसके रूप में मुक्त हो जाएगा, CO2 के रूप में मुक्त हो जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, CO2 का निष्कासन हो रहा है और ऑक्सीजन का अपटेक किया जा रहा है। जब भी इसे क्या कहा हमने, रेस्पिरेशन कहा। और रेस्पिरेशन किसकी उपस्थिति में हो रहा है, लाइट की उपस्थिति में, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर और निम्न CO2 सांद्रता पर क्या है, ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस संपन्न हो रही है। इसी कारण इसे फोटो रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो 4 कार्बन हो गए, एक कार्बन CO2 के रूप में रिलीज हो गया। और ग्लाइसिन में 2 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल है या 2 ग्लाइसिन के एमिनो अम्ल है। इनमें क्या होंगे, 2 NH2 ग्रुप उपस्थित होंगे, जिसके कारण एक NH2 का यहाँ से निष्कासन हो जाता है। शरीर के पास केवल एक ही NH2 ग्रुप यहाँ पर बचता है और साथ में ही यहाँ पर जो NAD+ है उसका चयन हो जाएगा, जिसके कारण वह NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और सीरीन का निर्माण कर दिया हमने माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी माइटोकॉन्ड्रिया से ये सीरीन वापस से कहाँ पर चला जाएगा, प्रोक्सिसोम में चला जाएगा। प्रोक्सिसोम में जाने के बाद ये किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हाइड्रोक्सी पाइरुवेट का अपचयन किया जाता है, जिसके कारण ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये ग्लिसरेट फाइनली प्रोक्सिसोम से निकलकर कहां पर आ जाता है, क्लोरोप्लास्ट में आ जाता है, जहां पर इसका फोस्फोराइलेशन या फोस्फोरिलीकरण की प्रक्रिया होती है, मतलब फोस्फेट ग्रुप जोड़ेंगे और उसके लिए एटीपी का यहां पर उपयोग किया जाता है। जो एक ग्लिसरेट है, एटीपी के उपयोग से जब यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के रूप में या फॉस्फोग्लिसरेट के रूप में चेंज हो जाएगा। फिर ये फॉस्फोग्लिसरेट हमने C3 साइकिल में पढ़ा था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फिर PgAl बनेगा, PgAl से विभिन्न प्रकार की मोनोमर रिएक्शन करेगी जो RUBP का पुनरुत्पादन करेगी। और RUBP के बनने के तुरंत बाद ही ये या तो फोटोरेस्पिरेशन में जाएगा या फिर CO2 को फिक्स करने का कार्य करेगा। दोनों ही क्रियाएं कर सकता है, या तो PGA कहां पर चला जाए, C3 साइकिल में इन्वॉल्व हो जाए अगर C3 साइकिल चल रही हो उस टाइम की, या फिर फोटोरेस्पिरेशन में चला जाए। फोटोरेस्पिरेशन में जाने के पहले इसे किसके रूप में कन्वर्ट होना पड़ेगा, PGA को RUBP के रूप में। अब ये RUBP या तो फोटोरेस्पिरेशन में जा सकता है या कैल्विन साइकिल को ये यहाँ पर स्टार्ट कर सकता है, तो दोनों ही प्रक्रियाएं ये कर सकता है। और यहाँ पर हमने देखा जब ये ग्लिसरेट बना है तो इस ग्लिसरेट को फॉस्फोग्लिसरेट में या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी है, एटीपी की जरूरत पड़ी है। जबकि जो नॉर्मल शोषण होता है उसमें तो क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है, क्योंकि ग्लूकोज का जब हम विखंडन करते हैं तो एक ग्लूकोज के अणु के विखंडन से लगभग 36 या 38 एटीपी बनते हैं। परंतु यहाँ पर जो शोषण हो रहा है इसमें कुछ भी एटीपी नहीं बन रहे हैं बल्कि एटीपी खर्च हो रहे हैं, तो पादपों के लिए यह हानिकारक प्रक्रिया बोल सकते हैं। परंतु कुछ जो आधुनिक एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उनसे पता चला है कि जो प्रकाश शोषण पादपों में एक काफी इम्पोर्टेंट काम करता है, क्योंकि जो प्रकाश शोषण तब होता है जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। कब होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। अगर प्रकाश शोषण नहीं होता तो कोशिका में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन और ज्यादा हो जाती और ये ROS या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का फॉर्मेशन कर देती,
या ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल बना देती है, जो क्लोरोप्लास्ट के डीएनए को डैमेज कर देते हैं, या कुछ ना कुछ क्लोरोप्लास्ट का फोटो ऑक्सीडेशन कर देते हैं, या क्लोरोप्लास्ट के जो मॉलिक्यूल्स है इनका प्रकाश अपघटन, प्रकाश की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाता है, प्रकाश अपघटन हो जाता है। तो प्रकाश अपघटन से या फोटोलाइसिस से उससे बचने के लिए ही इन्होंने कौन सी प्रक्रिया को अपनाया, फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को अपनाया। तो ये भी इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है, तीन कोशिकांडीय अभिक्रिया होती है फोटो रेस्पिरेशन की, कहां पर चलती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, प्रोक्सिसोम के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, जो RUBP है, क्लोरोप्लास्ट में जब भी ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा होगी, तापमान ज्यादा होगा और CO2 की सांद्रता बिल्कुल ही कम होगी और प्रकाश ज्यादा होगा, तब जो इसको एंजाइम है वो ऑक्सीजनेज की भांति कार्य करेगा और इस RUBP से ऑक्सीजन को जोड़कर इसे किसमें कन्वर्ट कर देगा, 2 कार्बन के फॉस्फोग्लाइकोलेट में या फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड में और 3 कार्बन का एक PGA या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना देगा। और ये PGA या तो वापस से RUBP का पुनर्उत्पादन करेगा या फिर थोड़ा बहुत मात्रा में CP साइकिल प्रोसेस संपन्न हो रही है तो वहां पर ये चला जाएगा। फिर इस फॉस्फोग्लाइकोलेट का क्या होता है, डीफॉस्फोराइलेशन होता है, वो भी किस एंजाइम की उपस्थिति में, फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में। एक फॉस्फेट यहां से रिमूव हो जाएगा जिसके कारण क्या होगा, ग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलिक एसिड बनेगा। फिर ये ग्लाइकोलेट वहां पर आ जाएगा, प्रोक्सिसोम में आ जाएगा, इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया या ऑक्सीडेशन होगा ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में। और क्या बनेगा, ग्लायो ऑक्जेलिक एसिड या ग्लायो ऑक्जेलेट बनेगा और साथ में ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी निर्माण होगा। अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक काफी विषैला पदार्थ होता है और प्रोक्सिसोम में क्या पड़ा हुआ रहता है, कैटालेज एंजाइम पड़ा हुआ रहता है जो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वाटर में तथा ऑक्सीजन में विघटित कर देता है। उसके बाद ये विषैला नहीं रहता। अब यहाँ पर जो ग्लायो ऑक्जेलिक एसिड बना है इसका क्या होगा, ट्रांस एमिनेशन की प्रोसेस होगी, मतलब ये अमोनिया ग्रुप को इससे जोड़ देंगे जिसके कारण जो ग्लायो ऑक्जेलिक एसिड था ये अमीनो अम्ल ग्लाइसिन में चेंज हो जाएगा। फिर ये ग्लाइसिन कहां पर आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल मिलकर किसका निर्माण कर देंगे, एक मॉलिक्यूल सेरीन का निर्माण कर देंगे। सेरीन में क्या है, यहाँ पर अमीनो अम्ल है और यहाँ पर एक कार्बन CO2 के रूप में मुक्त हो जाएगा और साथ ही एक अमोनिया ग्रुप भी यहाँ पर रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर जो हाइड्रोजन रिलीज होंगे उनका उपयोग करते हुए NAD+ का चयन कर देंगे। सेरीन वापस से कहां पर आ जाएगा, प्रोक्सिसोम में आ जाएगा। फिर सेरीन से क्या बनाएगा, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट बनेगा। हाइड्रोक्सी पाइरुवेट के ऑक्सीजन से किसका निर्माण होगा, ग्लिसरेट का निर्माण होगा या ग्लिसरिक एसिड का निर्माण होगा। फिर ग्लिसरिक एसिड के फॉस्फोराइलेशन के द्वारा किसका निर्माण होगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होगा। तो या तो RUBP को बनाते हुए वापस से फोटो रेस्पिरेशन में चल जाता है या फिर CO2 को जोड़कर एक्सोज का सिंथेसिस करने लग जाता है। तो ये था फोटो रेस्पिरेशन। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, एक तो इसमें क्या हो रहे हैं, सिंथेसिस खर्च हो रहे हैं और एक CO2 मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, पादपों को लॉस हो रहा है क्योंकि 2 ग्लाइसिन अणु में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। वापस से 4 में से 1 कार्बन तो श्रृंखला में प्रवेश कर रहे हैं परंतु एक कार्बन CO2 के रूप में बाहर की ओर एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रकाश शोषण के दौरान 25% हानि तो पादपों को होती है ही सही, क्योंकि 4 कार्बन किसके बराबर है, 100% के बराबर है। जैसे ही 4 में से 1 कार्बन CO2 के रूप में यहाँ पर रिलीज होता है तो हम 75% तो रिकवरी वापस से हो जाते हैं परंतु 25% तो पादपों को कार्बन का क्या होता है, लॉस होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन एक हानिकारक प्रक्रिया है। ये केवल उसी कंडीशन में होती है जब ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा हो। अगर ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा है तो फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा होने के कारण जो क्लोरोप्लास्ट है या हरित लवक है इसके घटकों का प्रकाश अपघटन या
प्रकाश अपघटन या फोटोलाइसिस होने लग जाता है और उसको रोकने के लिए प्रकाश शोषण स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन काफी रिएक्टिव प्रकृति की होती है और ये आगे जाकर या तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का फॉर्मेशन कर सकती है या फिर रेडिकल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बना सकती है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के डीएनए को या पदार्थ बने हुए हैं उनको डैमेज करने का कार्य करती है। उनको रोकने के लिए ही फोटो रेस्पिरेशन किया जाता है। तो ये थी प्रकाश संश्लेषण की यूनिट आपके खत्म हो चुकी है। उसमें हमने लाइट रिएक्शन को, डार्क रिएक्शन को, विभिन्न प्रकार के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को और आज फोटो रेस्पिरेशन को हमने स्टडी कर लिया है। अब अगले लेक्चर के अंतर्गत हम जो नेक्स्ट यूनिट है पेपर फर्स्ट की उसको हम स्टडी करेंगे और उसमें हम जो यूनिट थर्ड को लेंगे जहाँ पर हम रेस्पिरेशन और एंजाइमोलॉजी को पढ़ेंगे।